नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। उज्जैन के नागदा खाचरोद में 4 बार विधायक रहे कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर 1993 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। टिकट न मिलने पर 2003 में निर्दलीय लड़े और जीत हासिल की। 2008 में गुर्जर कांग्रेस से विधायक बने, जहां 2023 में कांग्रेस ने विश्वास के साथ दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। दिलीप सिंह गुर्जर का कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दिल्ली से नागदा खाचरोद पहुंचे हैं और जहां जनता ने उनका स्वागत किया है। दिलीप सिंह गुर्जर ने खास बातचीत में बताया है कि जनता का भरपूर सम्मान उन्हें मिल रहा है और इस बार भी जनता उन्हें जरूर जिताएगी और भारी बहुमत से उन्हें जीत हासिल करने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जहां पर शंखनाद होने के बाद जहां हम उज्जैन में पहुंचे हैं। उज्जैन के साथ हमारे साथ दिलीप गुर्जर जी हैं, जो 3 बार से साथ में निर्दलीय में लड़ चुके हैं और जीत हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका दिल्ली के बाद आपका स्वागत हुआ और आपको जहां पर केले और एप्पल के साथ ही तोला जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है जनता से, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। निश्चित रूप से मैं जनता के सुख दुख में हाजिर होता हूँ, जिसका फल मुझे निश्चित रूप से मिलता है। उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। आगे किस तरीके की तैयारी है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, चुनाव के कुछ मुद्दे हैं। एक तो नागदा को जिला बनाने का है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उद्योग में मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है वो मुद्दा है, और बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार, ये यहाँ पर मेन मुद्दे हैं, जिनके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे इन पर अपना मुद्दा। आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले क्या मुद्दे थे और आज क्या मुद्दे और आगे कैसे काम करेंगे इस पर? निश्चित से हर बार मुद्दे चेंज होते रहते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो जनता की मूलभूत समस्या है और जो मूल मुद्दे हैं उनको हम उठाएं और उनका हल करने में प्रयास करें। आप देखें कि नागदा पहले टप्पा हुआ करता था और हमने नागदा को तहसील बनाया। नागदा में एडीजे कोर्ट, रजिस्ट्रार कार्यालय और सभी बहुत सारी अब योजनाएं हमने लागू कर। यहाँ पे नागरिक पेयजल योजना, नागदा बाईपास, चंबल नदी पुल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसके माध्यम से जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। आप भाजपा को टक्कर मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तो चुनाव को कभी प्रतिद्वंदी कमजोर आंकना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उससे लड़ाई और प्रशासन से लड़ाई है। दो जगह से हमको लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एक तो प्रशासन भी उनके फेवर में ही काम करता है, दूसरा उनका संगठन भी उनका काम करता है। तो निश्चित रूप से 2 मुद्दों पे हमको लड़ना पड़ता है। जनसंपर्क किए जा रहे हैं, तो जनता के बीच कैसा माहौल दिख रहा है? मैं तो पूरे साल भर ही जनता के बीच में रहता हूँ, तो मुझे कोई वो विशेष नहीं, परंतु जनता का प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। चलिए, हमारे साथ दिलीप गुर्जर जी थे और सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय लड़ने के बाद भी कांग्रेस ने जब इन्हें प्रत्याशी बनाया तो जनता इनके लिए टूट पड़ी। जब वो दिल्ली से पहुंचे तो उनके लिए जनता स्वागत के लिए आ गए और सबसे बड़ी बात है जनता इन्हें बहुत पसंद कर रही है। आज हमारे प्रोग्राम में इतना ही। चैन से चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना तय किया है। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता को साधने में लग गए हैं। वहीं उज्जैन के महिदपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने महिदपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश जैन से, जिनको बॉस के नाम से भी जाना जाता है, इनसे खास बातचीत कर चुनावी सरगर्मी को जाना है। चुनावी चर्चा में पता चला है कि दिनेश जैन और बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान के बीच महिदपुर सीट को लेकर के कांटे की टक्कर है। आपको बता दें कि दिनेश जैन 2010 और 2015 में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, साथ ही 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं 2018 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उज्जैन के महिदपुर सीट से प्रत्याशी इनको बनाया हुआ है। वहीं दिनेश जैन ने बताया है कि इस बार उनको जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है।
देख रहे हैं आर्यन टीवी और आपके साथ में लोकेंद्र सूर्यवंशी। जैसा कि आपको विदित है कि निर्वाचन 2023 शुरू हो चुका है, जिसका महासंग्राम भी चालू हो चुका है। इसी के साथ सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए। इसी के साथ आज हम मैदपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दिनेश जैन बोस जो अपने जनसंपर्क के लिए आए थे, उसी के तहत हम यहां पर मिलने के लिए आए हैं। इसी तहत हम जानकारी लेना चाहते हैं कि जो दिनेश जैन बोस के जो समकक्ष थी, जो विधायक की पद की दावेदारी कर रहे थे, आज वो खुद दिनेश जैन बोस के साथ खड़े हैं। हम रणछोड़ दादा त्रिवेदी जी से चर्चा करना चाहेंगे। दादा, जैसा कि जिस प्रकार से जानकारी थी कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी और उसके बाद न जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि सब जने मिलकर एक साथ हुए। अब ये बताइए कि एक साथ होने का मुख्य कारण क्या है? एक साथ होने का मुख्य कारण केवल एक ही है कि जो हमारे मैदपुर विधानसभा में जो 20 साल से आतंक का जो एक आतंक का पर्याय बन चुका है विधायक बहादुर सिंह, उसकी दादागिरी, उसके आतंक को खत्म करने के लिए, यह हमारी मजबूरी का हो या हमारे परिवार के, हमारी जनता के हित के लिए हमने निर्णय लिया कि इस बार रावण का अंत करना है, बीजेपी का अंत करना है और यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनाना है, दिनेश जैन बोस को बनाना है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जहां पर भी विधानसभा के अंदर टिकट का वितरण हुआ, कम से कम 1 दर्जन जगह समकक्ष लोग थे, बराबरी के लोग थे और वो लोग आज भी विद्रोह पे उतरे हैं। पर मैदपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां सभी लोगों ने दिनेश जैन बोस को स्वीकार किया, कांग्रेस को स्वीकार किया, कमलनाथ जी के आदेश को स्वीकार किया और इस स्वीकारिता में आप देखेंगे कि हम यहाँ से हजारों हजार वोट से कांग्रेस जीतेगी और जो मेला कमलनाथ जी का भोपाल में लगेगा, उसकी दुकान दिनेश जैन बोस के नाम से यहाँ पे लगेगी, ये मैं आपको गारंटी। जैसा कि आपने बताया है कि जो मेला लगेगा उसकी गारंटी दिनेश जैन बोस रहेगी और जिस प्रकार से फिलहाल आपने बताया है कि यहाँ पे भय का एक माहौल है और रावण वाली बात जो आपने कही है, तो जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक गुट के अंदर राम और लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं वो जो है, जो इस विधायक को हराने के लिए कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे थोड़ी सी एक जानकारी ये लेना चाहूंगा कि यहाँ पर विकास की बात जो विधायक द्वारा जो की जाती है, उस विषय पे आप बताइए कि क्या वास्तव में यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ? ना, विकास हुआ है, विकास हुआ है। अगर विधायक से पूछोगे तो वो बोलेगा करोड़ों रुपए के डैम बनाए। विकास हुआ है, वो बोलेगा मैंने सड़कों के जाल बिछा दिए। पर जो सड़क 5 साल और 10 साल की गारंटी की थी, वो सड़क 2 साल में, 1.5 साल में खुद गई है। 50% से कम का समझौता विधायक नहीं करता है। 2018 में इसी गांव में, इसी मंदिर पे खड़ा होकर बोला था उसने कि एक गांव में एक भी कच्चा मकान नहीं रहने दूंगा। आप सामने कैमरा ले जाए, हर क्या बन गए मकान। अब वो दूसरा नारा लेके आया है, घर घर पानी, खेत खेत पानी, और वो उस चीज को भूल गया जो उसने बोला था एक गरीब का भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। विधायक का केवल और केवल कौन त्रस्त नहीं है, कौन त्रस्त नहीं, व्यापारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, मजदूर बेकार है, पलायन कर चुके हैं, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, करोड़ों के उसने अपने खुद का विकास किया है, करोड़ों रुपए का उसने सरकारी योजना का लाभ लेके खुद का वेयर हाउस बनाया है। और हमारे जो वेयर हाउस, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जिनकी गारंटी बैंक ने लेके उनको वेयर हाउस बनाने के लिए पैसा दिया है, ऋण पे दिया है, उनके वेयर हाउस आज खाली पड़े हैं, उनके यहाँ कुर्की लगी हुई है, बैंकें उनके घर पे पैसा वसूल करने के लिए बैठी है। ये विधायक का विकास है, ये बीजेपी का विकास है। केवल और केवल अपना स्वार्थ करना, 50% का की सरकार और 60% का विधायक। कितने ही यहाँ पर ठेकेदार है जो पलायन कर चुके हैं, जिनकी अनस्ट मनी जो जमा होती है वो खत्म हो गई है, उनने फांसी लगा ली है। आप अगर पूछोगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, ये मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। जैसा कि आपने ये सब तो बताया है, इसी के साथ मैं आपसे एक और विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि जिसके अंदर कमलनाथ जी ने की योजना चालू करी थी, जिसका नाम था गौशाला। उन्होंने गौशालाएं सभी जगह पे खुलवाई, सब कुछ करा। क्या आज आपको लगता है कि वो गौशालाएं पूरी तरीके से चालू है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारी विधानसभा में 10 गौशाला हमने स्वीकृत कराई थी माननीय कमलनाथ जी की सरकार में। 13 महीने में हम 4 गौशाला निर्मित कर चुके थे। आज भी आप देखेंगे 6 गौशाला जो अधूरी पड़ी है, जिनका आज भी काम नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के अंदर घूम लेंगे, केवल 4 गौशाला है। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ,
जो हमने इंटरेस्ट लेके और सरकार अगर कांग्रेस की रहती तो निश्चित ही हर पंचायत में गौशाला बनवाते। कमलनाथ जी का विजन था, हमारा भी प्रयास था। अब इसी के साथ में थोड़ी सी चर्चा जो यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनसे करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी? भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस प्राप्त होगी यहाँ से, और हमें फुल कोशिश रहेगी हमारे युवा की कि हम कांग्रेस को ही जिताएंगे। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि आप दिनेश जैन बोस को ही चुनना चाह रहे हैं? बस बहुत दिनों बाद चेहरा हमको दिखा है और हमको यही लगा युवा पीढ़ियों का कि अब दिनेश बहुत ही सीएम। और कमलनाथ जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनवा के रहेंगे? बिल्कुल बनवा कर रहेंगे, बिल्कुल बनवा रहेंगे। मैं फाइनल कर चुका हूँ, मैं फाइनल किया है मैंने। कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं है, फाइनल कर लिया मैंने। कोई आवेदन किया बहुत सारा, बाकी अभी इस हालत में अंगोटा टेकू में। मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बेरोजगारी का आलम भारतीय जनता पार्टी में जरूर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने यहाँ पर देखा है, चर्चाएं सुनी है, चर्चाएं की हैं, सभी ने अपने अपने मतों को रखा है। इसी के साथ आर्यन टीवी से लोकेंद्र सूर्यवंशी। पूजा पांडे, और चुनाव 2023 के संग्राम में आपका स्वागत है। और अभी हम उज्जैन के महिदपुर में हैं, जहां पर दिनेश जैन जी हमारे सामने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव की तैयारी हो चुकी है, किस विकास के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? विकास की बात आपने बोली है, तो जिस गांव में हम काला पिपलिया में बैठे हुए हैं, वहां पे 2 कॉलोनियां, मतलब जो 2 बस्तियां जो हैं, उनके अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। एक ये जहां आप बैठे हैं, इसके पीछे पूरे गांव का पानी उसके खेत में जाता है। वो गुहार लगा रहा है विधायक जी से सबसे कि भाई मेरे इस समस्या का हल करो, नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति अभी हाल जो आए थे, बोले कि हमारे को दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, खाली रोड बना दो। तो छोटी छोटी समस्या ही अभी यहाँ पे नहीं हुई है, तो विकास की तो बात करना मुश्किल है। यहाँ पहले भी निर्दलीय लड़े हैं और अब फिर से आपको कांग्रेस ने मौका दिया है, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से क्या क्या मुद्दे लेकर और क्या क्या विकास करेंगे? हमारे मुद्दे मेन किसानों को लेकर रहेंगे। जैसे अभी बीमा नहीं मिला है और न बीमे का सर्वे हुआ आने वाले कल का, तो मेन मुख्य मुद्दा होगा हमारा बीमे की लड़ाई लड़ना। अभी 50 किलो से 1.5 कुंटल फसल हुई है और सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया है। तो हमारा विधायक बनते ही सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि इन किसानों को बीमा मिले, और उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि सैटेलाइट इमेजरी से इनका सर्वे हो जाए और इनको बीमा मिले। पहले भी आपने चुनाव लड़ा है, तो आपको क्या लगता है सर, कितने वोटों से आप जीत हासिल करेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है और उनके 2 जिला प्रतिनिधि निर्दलीय उम्मीदवार की भी बात कर रहे हैं, 30,000 तो कितने हजार से? 30,000 से जीता है दिनेश बोस। 30,000 से आंकड़ा तो बता ही रहे हैं आपके सामने। बाकी हमारे तो 56,000 की इच्छा है। हाँ, ये काफी बीजेपी के लोग निर्दलीय वोट ही 56,000 लाए थे। हाँ, बीजेपी काफी इनके ग्रुप में बढ़ चुकी है और इनका विधायक अहंकार के नशे में चूर है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। जैसे जैसे चुनाव समय आएगा, विधायक की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है तो उसकी जमानत की जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं माने। और मेरे को उसको भैया ने सरपंच में जितवा दे रहेगा। मेरी विधायक से टक्कर ही नहीं है। मेरी जो टक्कर है, बीजेपी तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे तो मेरी जो टक्कर है वो प्रताप सिंह आर्य से, जो निर्दलीय बीजेपी के हैं, वो निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। वो भी अभी क्या निर्दलीय लड़ ही नहीं सकेगा। तो बंद कर दो, किस तरीके से जनता आपको सम्मान दे रही है? हाँ, देखा ही जाइए। देख ही रहे हैं, जनता को सम्मान दे रही है और हम लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कांग्रेस गुटों में बटी हुई थी। मेरे समकक्षी भाई रणछोड़ त्रिवेदी बैठे हुए हैं, हम दोनों बराबरी में टिकट मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने एक ही पल में ये बोल दिया कि अपन दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मेरे चुनाव की कमान ये संभालेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस एक हो चुकी, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं था। और ये संभव रणछोड़ त्रिवेदी जो हमारे समकक्षी टिकट मांग रहे थे उन्होंने बनाया है। तो कांग्रेस जब एक हो जाती है तो ऐसा यहाँ के लोगों का भी मानना है कि फिर कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता।
दिनेश जैन बॉस कहा जाता है आपको, तो क्या लगता है कि बॉस की तरह काम करने वाले हैं? बिल्कुल बॉस की तरह। हम इस विधायक ने जो गलत काम किए हैं उनका हिसाब जरूर लेंगे। जो भी गलत काम किए इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसके पापों की सजा भगवान तो देगा ही देगा, जनता भी देगी। 15% तो जेल में जे 15% तो जेल में जे। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे आप? बीजेपी के लिए यही कहेंगे कि इसने अत्याचार, अनाचार, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। किसानों के फसल के भाव नहीं है, बीमा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। बीजेपी की सत्ता जाने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का ग्राफ गिर चुका है और वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी। चुनावी संग्राम में 2023 में अब हमारे सामने थे दिनेश जैन बॉस, जिन्हें बॉस के नाम पे पहचाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनता इनको बहुत पसंद कर रही है। निर्दलीय भी लड़े हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे वोटों से, जहाँ पर उनके लिए सम्मान मिला है और उनकी पहचान जानी जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जय हिंद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिंड विधानसभा चुनाव की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह चतुर्वेदी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। वहीं राकेश सिंह चतुर्वेदी 1990 से 4 बार भिंड विधानसभा से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इससे पहले 13वीं मध्य प्रदेश विधानसभा और बाद में विपक्ष के उपनेता के रूप में भी वो रहे हैं। और इससे पहले 1998-2003 के बीच सीएम दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। उसमें उन्होंने आर्यन टीवी न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ सुनील ने उनसे चुनावी संग्राम को लेकर के खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। हमें इस टाइम भिंड विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश चतुर्वेदी जी के बीच में साथ में है और आज हम जानेंगे वो चुनावी समर में किस मुद्दों के साथ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चुनावी समर में हम भिंड के उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे जो विकास के कार्य मैंने किए थे, जो अधूरे रह गए। मैंने गौरी वाली रोड बनाई विधायक निधि में 40 लाख में WBM करके दी। मैंने व्यापार मंडल धर्मशाला के बगल वाली रोड के लिए 10 लाख रुपए देकर मिट्टी का कार्य किया। मैंने भिंड में अस्पताल में ICU बनवाया, OPD बनवाई। मैंने 1 यूनिट बनवाई ठाकुर प्रेमनारायण सिंह मंत्री थे उनके द्वारा। मैंने भिंड में जच्चा खाने का मार्केट, जिसको अब धनवंतरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बनवाया। मैंने भिंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज, कभी कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन भिंड में नया नहीं खुला 50 साल में, राकेश चौधरी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज लाके दिया और उसकी बिल्डिंग बनवाई। अकोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिया। तो ये सारे काम ऐसे किए जिससे भिंड की तरक्की हो। कुछ काम रह गए हैं। मुझे बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए दुकानें उपलब्ध करवाना, तो वो मेरी नजर में है। और जहां तक कार्य करने की बात है तो मैं बहुत ईमानदारी से और स्वच्छता से कार्य करता हूँ। भिंड नगर पालिका पिछले 15 वर्षों से अड्डा बन गई है भ्रष्टाचार का। लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और सबसे पहले उस पर कब्जा करते हैं और करोड़ों रुपए जनता की सेवा के वो उन जनप्रतिनिधियों के घर पे और जेब में जाते हैं नगर पालिका के। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। राकेश चौधरी बन जाएंगे तो वो नगर पालिका स्वच्छ रूप से चलेगी, कोई पैसे नहीं खा पाएगा। दूसरा, जो गौरी की रोड अधूरी रह गई है वो गौरी की रोड पूरी चक्कर वाली पुलिया तक बना के। आपने नरेंद्र सिंह तोमर पे आरोप लगाया है कि वो सैनिक कॉलेज है अपनी जमीन के पास ले गए, लेकिन वो मना कर रहे हैं हमारी वहाँ पे कोई जमीन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि रिठौरा कला में उस सैनिक स्कूल के पास कोई भी देख ले, शनिचरा पे रिकॉर्ड उठवा के देख लो, तो ऑनलाइन है सारी चीजें। उनकी 250-300 बीघा जमीन है वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर की, और ये पैतृक जमीन नहीं है जो उन्होंने बाद में खरीदी है मंत्री बनने के बाद प्रदेश में। ये वो जमीन है। और सैनिक स्कूल हमारा मालनपुर में ले ही क्यों गए? जब ग्वालियर में पहले से ही 12 केंद्रीय विद्यालय थे तो हमारा भिंड का सैनिक स्कूल मालनपुर क्यों ले गए रिठौरा कला के पास? उनकी नीयत खराब थी, वो अपनी जमीन को महंगी करना चाहते थे। मेरा आरोप है, मैं कागजों के साथ इसको प्रमाणित भी कर दूंगा अगर आप कहेंगे। उनका कल एक आरोप भी है, बैरुपिया भी बोल रहे हैं। किसको? वो बोल रहा है कांग्रेस वाले आएंगे, बैरुपिये हैं। अब नरेंद्र तोमर बहुत होशियार आदमी है और 1998-93 में चुनाव लड़े, विधानसभा का हारे रघुवीर सिंह बाबू जी से। 98 में पहली बार विधायक बने जब कांग्रेस की सरकार थी। तो बहरूपिया तो वो लोग हैं जो ये कह के चले गए कि हम चंबल एक्सप्रेस वे बनाएंगे,
हम गोहद में नया एक इंडस्ट्रियल हेलीकॉप्टर उतारा, नरेंद्र तोमर साथ में थे, शिवराज सिंह ने, और उतार के पहाड़ पे ये कहा कि यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा पहाड़ पे। ये लोग जो भिंड के साथ धोखा करते रहे, जो मेडिकल कॉलेज भिंड में खुला कि नहीं खुला, कागज आए कि नहीं आए, लेकिन मेडिकल कॉलेज भिंड सदर में बनना चाहिए। तो नरेंद्र तोमर अगर इनको बहरूपिया कह रहे हैं, तो बहरूपिया वो लोग हैं जिन्होंने बाबा बन के वोट मांगे, जिन्होंने गंगाजल हाथ में लेके वोट मांगे, गौ माता के नाम पे वोट मांगे। बहरूपिया वो है जो पीला ध्वज हमारा लेके चले और जो हमारे पीले वस्त्र पहन के वोट मांगे, जिन्होंने आज भी पीला दुपट्टा डाल के चलते हैं, तो वो हिंदू धर्म को, सनातन को हमेशा उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए बहरूपिया सबसे बड़े बीजेपी के लोग हैं, सबसे बड़े धोखेबाज हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। भिंड में क्या है, 3 पुल टूटे थे बाढ़ आने से 3 साल पहले, एक भी पुल नहीं बना अभी तक। बहरूपिया वो लोग हैं जो खूब में आके शिवराज सिंह ने ये कहा था अनूप मिश्रा से कि आप चंबल पे देखिए कि डैम कहाँ बनेगा, हम डैम बनवाएंगे। बहरूपिया वो है जिन्होंने चंबल एक्सप्रेस वे नहीं बनवाया, जिन्होंने भिंड की उपेक्षा की है। टीवी से सुनील कांकर के साथ। और वहीं सिटी कोतवाली पुलिस पर मारपीट और घर के अंदर तोड़फोड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। बिना सर्च वारंट और बिना महिला पुलिस के घर के अंदर घुसने के दौरान महिलाओं के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान जब घर की कुछ महिलाओं ने मोबाइल से वीडियो बनाई तो पुलिस वालों ने मोबाइल को भी तोड़कर अपने हाथ में ले लिया। मारपीट में घायल हुई महिलाओं का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। वहीं सिटी कोतवाली में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अतुल सिंह भदौरिया, सुनील सिकरवार और जितेंद्र यादव पर मारपीट के आरोप लगे हैं। रात को मेरे यहाँ पुलिस गई और मेरे गेट तोड़ते हुए मेरी बहू अंदर लेती थी और मेरी बेटी लेती थी, मैं बाहर बैठक में लेती हुई थी। और उन्होंने एक रात को वारदात पे घटना हुई थी होटल पे, तो तहकीकात के मामले में हमारे लड़के को लेने गए थे, तो लड़का घर पे था नहीं, तो महिला कांस्टेबल कोई लिए नहीं थे, हमारे पीछे का गेट तोड़ दिया और हमारी लड़की को मारा, हमारी बहू को मारा और हमारे बंदूक जो छोटी सी रिवॉल्वर लिए हुए थे ऐसे करके आके मारा। तो अब खबर भिंड से है, जहां प्रत्याशी अरविंद भदौरिया का नामांकन फॉर्म केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दाखिल कराया है। जहां भिंड बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद भिंड भागीरथ प्रसाद, भिंड बीजेपी जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहीं बीजेपी पार्टी ने अरविंद भदौरिया को अटेर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन जमा करने के बाद से संगम पैलेस में नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आज मैं अटेर विधानसभा क्षेत्र पुतले दहन क्या कहना है आपका? मैं समझता हूँ इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विचार विमर्श करके मेरिट के आधार पर निर्णय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राज्य। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।